थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन लेके आगे बढ़ूंगा मैं यहां से, ठीक है। और जब लिखने को कहें फिर लिखने का स्टार्ट करेंगे। तो बेटे आज का हमारा विषय है कंपनी क्या होता है। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी को कहा जाए अगर लेमन भाषा में, तो कंपनी का मतलब होता है साथ देना। क्या होता है बोलो, साथ देना। अगर मान लीजिए हम कहीं मूवी देखने जा रहे हैं तो हम अपने दोस्त को कहते हैं विल यू कंपनी मी, क्या आप मेरा साथ दोगे। हम कोई मॉल घूमने जा रहे हैं, विल यू कंपनी मी। हम खाना खाने जा रहे हैं, विल यू कंपनी मी। तो कंपनी का मतलब लेमन भाषा में क्या होता है बोलो बेटे, साथ देना। क्या होता है बोलो, हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो साथ देना। कंपनी वर्ड बेटे दो वर्ड से मिलकर बना, कॉम और पनीज। क्या बोलो, कॉम और। कॉम का मतलब होता है कंबाइंड। कॉम का मतलब क्या होता है बोलो, कंबाइंड। और पनीज मतलब अ पीस ऑफ ब्रेड। कॉम का मतलब होता है कंबाइंड और पनीज का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रेड। यानी कि कमिंग टुगेदर टू शेयर ए पीस ऑफ ब्रेड। जब एक रोटी के टुकड़े को मिलकर सब लोग शेयर कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, कंपनी। क्या कहलाएगा बोलो, कॉम मतलब कंबाइंड, कंबाइंड मतलब कमिंग टुगेदर, किस लिए, टू शेयर ए पीस ऑफ ब्रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन पार्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। कंपनी क्या होता है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी क्या है बोलो बेटा, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन माने तो पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज और गोल। वो लोग जो एक साथ आए हैं, वो लोग जो एक साथ आए हैं किसी कॉमन पर्पज या गोल को अचीव करने के लिए। जैसे अगर हम पार्टनरशिप फर्म भी बनाते हैं तो वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एलएलपी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और कंपनी तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ही। पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज और गोल। और कॉमन पर्पज या गोल क्या हो सकता है, इकोनॉमिक पर्पज। आराम से आराम से, इकोनॉमिक पर्पज। इकोनॉमिक पर्पज, इट मे बी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, इट मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट मे बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है बेटे। एक्सेप्शन है कंपनी अंडर सेक्शन 8। बोलो एवरीबॉडी, एक्सेप्शन क्या है, कंपनी अंडर सेक्शन 8 एनपीओ नेचर की, नॉन प्रॉफिट नेचर की कंपनी बनती है अंडर सेक्शन 8। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधा। तो आते हैं चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन पे। किस पे आ रहे बोलो, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस मार्शल कहते हैं एक कंपनी इज ए पर्सन। एक कंपनी इज ए, कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल, और कैसा, इनविजिबल, और कैसा, इंटेंजिबल, एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी इज ए पर्सन। बेटे कंपनी को पर्सन क्यों कहा गया, बिकॉज कंपनी इंजॉय अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। बोलो ना, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर के कामों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, कंपनी ट्रांजैक्शन की खुद जिम्मेदार है। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी के कामों के लिए मेंबर लायबल नहीं होते और मेंबर के पर्सनल कामों के लिए कंपनी लायबल नहीं होती। ओके, क्लियर है। तो कंपनी इज ए पर्सन। कैसा पर्सन, लीगल पर्सन। कैसा पर्सन, लीगल पर्सन। और कैसा, आर्टिफिशियल। कंपनी हमारी तुम्हारी तरह नेचुरल पर्सन तो है नहीं, लाइक राम, मोहन, सोहन, रौनक, है ना। आप लोगों की तरह, मेरी तरह नेचुरल पर्सन तो है नहीं। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी इज इनविजिबल, कंपनी को देखा नहीं जा सकता। इंटेंजिबल, छुआ नहीं जा सकता, केवल फील किया जा सकता है। और फील तो आ ही जाएगा आज की क्लास में, चिंता ना करो। कंपनी को देखा नहीं जा सकता, कंपनी को छुआ नहीं जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। तो चलिए फटाफट से चीफ जस्टिस मार्शल क्या कहते हैं जरा हम मिलके एक बार पढ़ लें। एक कंपनी इज ए पर्सन। एक कंपनी इज ए, कंपनी को पर्सन क्यों कहा गया, बिकॉज कंपनी इज ए डैश सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज ए, कंपनी इज ए पर्सन। कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल। आशु बोल ले भाई, क्या बात है। कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल। और कैसा, इनविजिबल। और कैसा, इंटेंजिबल, एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, अब हम और आगे बढ़े।
तो हमारे को टकराए प्रोफेसर हैने, तो कहते हैं ना है ना बोलो, तो हम कहेंगे हैने बोलो, मुख तो खोलो, कुछ तो बोलो। तो हैने ने कहा अब जो मैं डेफिनेशन दूंगा उसके बाद कंपनी के बारे में कुछ समझना रह ही नहीं जाएगा। तो हमने कहा दो ना साहब, तो इन्होंने कहा एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एक कंपनी इज एन which is an artificial person created by law having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। तो इन्होंने ऐसी डेफिनेशन दी जिसके अंदर 6 फीचर इन्होंने हमारे को दे दी। कितनी फीचर? नंबर 1 इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर 3 क्रिएटेड बाय लॉ, नंबर 4 सेपरेट लीगल एंटिटी, नंबर 5 परपेचुअल सक्सेशन और नंबर 6 कॉमन सील। तो चिंता ना करो बच्चे, ये 6 की 6 फीचर पूरे विस्तार में फुल डिटेल में आज आपके साथ चर्चा करेंगे और ये बढ़िया से डिटेल में लिखवाएंगे। ये 6 की 6 फीचर फुल डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज आपको लिखवानी है। आज का तो टॉपिक ही वही है, ये तो हम कंपनी को थोड़ा सा ग्लिम्स लेके थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। ठीक है, ये 6 फीचर की चर्चा अभी होने वाली है, लेकिन अब जो डेफिनेशन आ रही है उसे घोट के पी जाना, क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन या तो पिछली वाली भी करनी है, ये भी करनी है और ये वाली भी करनी है। सेक्शन 2 क्लॉज 20, क्या बोलो? सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज क्या बताता है? कंपनी। आराम से, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बेटे रौनक, एक्ट ने ना मेरे बच्चे कंपनी के फीचर वगैरह डिफाइन नहीं किए। एक्ट ने बता दिया कंपनी मतलब वो कंपनी जो या तो इस एक्ट में बनी हो या प्रीवियस कंपनी लॉ में। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या? शब्द इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। क्या होता है वंश? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट माने तो बोलो, मुंह से बोलो जल्दी। दिस एक्ट माने तो कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ मतलब पहला इंडियन कंपनीज एक्ट आया था 1850 में, 1850 में, उसके बाद मल्टीपल बार चेंज हुए और लास्ट कंपनीज एक्ट था 1956 वाला, 1956 वाला। तो जो कंपनियां 1850 वाले एक्ट से लेकर 1956 वाले एक्ट में बनी थी उनको भी इस एक्ट में माना गया कंपनी। जो कंपनियां पुराने वाले एक्ट में बनी हो वो भी कंपनी है इस एक्ट में, उस पर भी एक्ट लागू होगा, और जो इस एक्ट में बनी है उन पर भी लागू होगा। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी, कंपनी मीन्स ए इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। देखो ना, इनकॉर्पोरेटेड अंडर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी हो या 2013 आने से पहले। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब याद रखना बेटे फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। अभी लिखवाऊंगा दोबारा जी, दोबारा लिखवाऊंगा अभी तो सारी चीजें। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। आज आप यहां से कंपनी की छोटी छोटी जानकारी लेके उठेंगे एकदम कंपनी के बारे में। आगे आगे बातें और होंगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ऑल दीज, लेकिन आज का हमारा जो विषय है कंपनी के बारे में एकदम कंठस्थ होकर उठोगे एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए, तो इतना क्लियर है बेटे। सेक्शन 2 क्लॉज 20 किसी को दिक्कत तो नहीं है? रजनीश ओके है बेटा? हाँ बिटिया ओके है? आशु ओके है बेटे? क्लियर है? चलिए, अब ये फीचर हमारा आज का टारगेट है। आशु, अब ये फीचर हमारा आज का टारगेट है। कितनी फीचर अभी तक बताई आपको मैंने? कितनी बताई? 6 और भी है, ठीक है ना? चलो एक एक करके। नंबर 1, एवरीबॉडी, नंबर 1 फीचर्स कह लो या एट्रीब्यूट्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या विशेषताएं कह लो, बात एक ही है। फीचर कह लो, एट्रीब्यूट्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, बात एक ही है। नंबर 1 इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, नंबर 1 इनकॉर्पोरेटेड, नंबर 1 इनकॉर्पोरेटेड, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर 3 क्रिएटेड बाय लॉ, नंबर 4 सेपरेट लीगल एंटिटी, नंबर 5 परपेचुअल सक्सेशन, नंबर 6 कॉमन सील, नंबर 7 सेपरेट मैनेजमेंट, नंबर 7 सेपरेट, 8
separate property. 9, capacity to sue and being sued. 10, transferability of share. 11, limited liability. और 12, maximum number of members. ये 12 फीचर की चर्चा बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से अब शुरू करेंगे. अभी तक हमने क्या किया? हल्का सा रिवीजन जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था. ओके, अब आप लोग प्लीज पुट अप द हेडिंग एवरीवन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और एट्रीब्यूट्स ऑफ ए कंपनी. चलिए शुरू करें पढ़ाई को लेके. प्रभु का नाम समय बिताने के लिए करना है कुछ काम. अब जब काम ही करना है तो क्यों ना करें बढ़िया काम, और पढ़ाई से बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता. तो पहला फीचर आपके सामने आता हुआ, बोलो कौन सा है? हाँ, आराम से, अब आराम से. अब क्लास चल रही है, अभी तक रिवीजन था, अब क्लास चल रही है. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तीसरी चौथी पांचवी क्लास वाले, उनकी तरह बोलो, कंपनी इज एन, बोलो बोलो, कंपनी इज एन, आगे कुछ नहीं बोलना, अभी इसी फीचर तक याद करो. कंपनी इज एन. अब जरा ध्यान से सुनना, तो साथ साथ लिखना भी है और समझना भी है, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में दो पार्ट कर दिए बेटा. वन इज इनकॉर्पोरेटेड एंड अदर इज एसोसिएशन. लिखते रहिए साथ साथ. वन इज इनकॉर्पोरेटेड एंड अदर इज एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड क्यों कहा गया? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब तो यही होता है ना बेटा, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. बोलो बोलो भैया रजनीश, कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. आगे अंडर, बस, कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. इसलिए इसको इनकॉर्पोरेटेड कहा गया. फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर, बोलिए एवरीबॉडी, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. और एसोसिएशन का मतलब अभी अभी बताया, पर्संस हु एसोसिएट टुगेदर या ज्वाइन टुगेदर, persons who associate together, join together for a common purpose or goal. common purpose or goal. इकोनॉमिक वगैरह याद मत रखो अभी, बस इतना ही याद रखो. persons who associate together, join together for a common purpose or goal. इतना क्लियर है बेटा? अभी दो वर्ड ही पढ़े हैं, अभी ये पहला पॉइंट चल रहा है. बच्चा कहता सर आज क्या पढ़ाओगे 2 घंटे? मैंने कहा अगर फीचर भी पूरी हो जाए तो खुश हो जाइए, आराम से पढ़ना है कंपनी से को. सर एक टॉपिक भी नहीं हो पाएगा, अभी देखो ना, मजा आएगा. तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बोलो बेटा, फॉर्म्ड. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड क्यों है? फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. और एसोसिएशन मतलब पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर, जॉइन टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज और गोल. वो लोग जो एक साथ आए हैं किसी कॉमन पर्पज या गोल को अचीव करने के लिए. ओके, चलो आगे. कौन लोग आए हैं? आइए जरा थोड़ा थोड़ा सेक्शन भी स्टार्ट करें. अभी ये पहला ही कंटेंट चल रहा है, पहली फीचर चल रही है. तो अगला चार्ट हेडिंग डालो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बेटे बताए गए हैं सेक्शन 3. बोलो बेटा, किस एक्ट के सेक्शंस की बात कर रहे हैं? बोलो बेटे, कंपनीज एक्ट. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बताए गए सेक्शन 3 में. सेक्शन 3 में दो पार्ट कर लो, आ जाओ. चार्ट बनाने में बड़ा मजा आता है इसमें, है ना. पहला पब्लिक कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी. शब्द पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए? मिनिमम 7. सभी को याद है, कोई नई बात तो नहीं बता रहा. पब्लिक कंपनी में चाहिए 7. प्राइवेट कंपनी बेटा 2 पार्ट में बढ़ती है. कितनी बोलो? 2 पार्ट. एक है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी. तो याद रखना,
ओपीसी इज ऑल्सो ए प्राइवेट कंपनी, ओपीसी इज ऑल्सो ए, तो ओपीसी में कितने चाहिए बोलो बेटे? 1, वरुण 1, और अदर प्राइवेट कंपनी में 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओपीसी में 1, अदर प्राइवेट कंपनी में 2। तो बस खत्म ये पॉइंट भी। वाह जी वाह, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, अभी पहला टॉपिक चल रहा है, पहला फीचर चल रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कहां बताए गए बोलो बेटा यशोदा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कहां बताए गए? सेक्शन 3। कहां बताए गए बोलो बेटा? सेक्शन 3। कहां बताए गए बोलो बेटा? सेक्शन 3। पब्लिक कंपनी है तो 7, पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए बोलो? और प्राइवेट कंपनी में अगर 1% कंपनी है तो 1, अदर प्राइवेट कंपनी है तो 2। बच्चों वाली बात है। चलो आगे, इतना क्लियर है? आशु ओके है, डन है? याद हो रहा है साथ साथ, क्योंकि अभी तो बेसिक वाला ही कर रहे हैं। आगे चलिए, अब एक और गेम चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, 1 मिनट के लिए रुक जाओ आप लोग, अभी मत करना नोट साथ साथ। अब ये वाला चार्ट ना बाद में नोट करना। एसोसिएशंस और पार्टनरशिप्स। अब समझना पहले, यशोदा बेटे ध्यान से देखो। एसोसिएशन या पार्टनरशिप्स जो किसके लिए काम कर रही हो? टू अर्न, बोलो बोलो, प्रॉफिट्स। काहे के लिए काम कर रही है बोलो? टू अर्न प्रॉफिट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एसोसिएशन है तो इधर देख, इधर देख। एसोसिएशन है तो क्या वर्ड यूज करूंगा? मेंबर्स। एसोसिएशन है तो क्या वर्ड यूज करूंगा? और पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स। इक्वल टू, किसी भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? अरे भैया कंपनी छोड़ दो ना, हम पार्टनरशिप में पूछ रहे हैं कितने हो सकते हैं। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर बताओ भाई, बोलना भाई। 50। वेरी गुड आंसर। हाउ कैन यू फॉरगेट माय डियर फ्रेंड? भूलना नहीं है। देखो अगर पुरानी बातें भूलोगे तो आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। ये तो पढ़ा हुआ है 50। किसी भी एसोसिएशन या किसी भी पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर या पार्टनर हो सकते हैं 50। इफ एक्सीड्स, अगर 50 से ज्यादा हो गए, जल्दी मत करना इसलिए कह रहा हूं। इफ एक्सीड्स, अगर 50 से ज्यादा हो जाए तो रजिस्टर्ड करवाओ, रजिस्टर्ड करवाओ अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में और एनी अदर लॉ में। सर कंपनीज एक्ट में तो हमें पता है हम कंपनी बनवा लेंगे, लेकिन ये एनी अदर लॉ क्या है? अरे भैया एलएलपी बनवा लो। एलएलपी भी तो बन सकती है या कोई और स्ट्रक्चर बन सकता हो। रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर 50 से ज्यादा हो गए तो रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ, क्योंकि पार्टनरशिप तो चला नहीं सकते 50 से ज्यादा। इफ नॉट, अगर ना करवाया तो ये क्या बन जाएगी? इल्लीगल एसोसिएशन। क्या बन जाएगी बोलो? अगर 50 से ज्यादा हो गए, कंपनीज एक्ट या एनी अदर लॉ में रजिस्टर ना करवाया, अगर 50 से ज्यादा हो गए, कंपनीज एक्ट या एनी अदर लॉ में रजिस्टर ना करवाया, तो क्या बन जाएगी बोलिए एवरीबॉडी? अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अंडर सेक्शन बोलिए एवरीबॉडी 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इल्लीगल एसोसिएशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलिए? तो बस इतना ही है। अगर एसोसिएशन या पार्टनरशिप्स, एसोसिएशन या जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर या पार्टनर कितने हो सकते बोलो? 50। 50 से ज्यादा हो गए तो कंपनीज एक्ट या एनी अदर लॉ में रजिस्टर्ड करवाओ, और ना करवाए तो क्या बन जाएगी बोलिए एवरीबॉडी? इल्लीगल एसोसिएशन। और ऐसा मैं नहीं कहता, मैं कौन होता हूं जी कहने वाला? मैं तो लॉ पढ़ाने आया हूं, लॉ कहने थोड़ी आया हूं। कहने वालों ने कह दिया, मेरा काम तो समझाने का है बाबू।
तो कहने का मतलब 50 से ज्यादा हो गए तो कंपनीज एक्ट या एनी अदर लॉ में रजिस्टर्ड कराओ, नहीं तो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। ऐसा कहता है सेक्शन 464, सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डन इट एवरीवन? काइंडली नोट इट डाउन, नोट कीजिए। आई होप यू एंजॉइंग द पॉइंट एवरीवन। यस प्लीज। नोट कीजिए बेटा। एग्जाम में कोई चार्ट नहीं दे के आना, वहाँ सिर्फ टेक्सचुअल लैंग्वेज देनी है, क्योंकि वैसे ही केस स्टडी पैटर्न आना है तो सीधा टेक्सचुअल लैंग्वेज में देना, वहाँ चार्ट नहीं बनाने होते। बीकॉम का एग्जाम हो जरूर चार्ट बना के आओ, वहाँ फ़ायदा होता है। सीएमए में मैच्योर आंसर चाहिए होते हैं, सीधे आंसर टेक्सचुअल फॉर्म में। थोड़ा नीचे कर दें, लो। डन। कर लिया बेटे? रौनक कर लो कोई बात नहीं, आराम से, कोई जल्दी नहीं। आशु कर लिया बेटे नोट? चले आगे। अच्छा मुझे जल्दी से डेफिनेशन रिवाइज करा दो, मैं भूल जाता हूं भाई। मुझे बस हैने की डेफिनेशन याद कराते चलना। एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बाबू किसकी डेफिनेशन पढ़ रही है? हैने की। एक कंपनी इज एन विच इज एन, तो सेकंड फीचर क्या आ रहा है? हेडिंग डाल लो बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो चलिए, बड़ी ही साधारण भाषा में तैयार किया मैंने इसको। लिखिए, ए कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। ए कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन लाइक राम, मोहन, etc. A company is not a natural person like Ram, Mohan, etc. It has no eyes to see, no hands to sign, no ears to hear, no mind to think and take decision, a company is not a natural person like Ram, Mohan, Sohan. It has no eyes to see, no hand to sign, no mind to think and take decision. Paragraph change. It is an which exists only in the eyes of law. लिखो एक लाइन छोड़ के, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को देखा नहीं जा सकता, कंपनी को छुआ नहीं जा सकता, कंपनी को केवल एहसास किया जा सकता है, और वो एहसास धीरे धीरे कंपनी एक्ट पढ़ के आई जाएगा। तो कंपनी इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एग्जिस्ट
ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। खत्म, शुरू हुआ है, ठीक है ना। ये तो पढ़ लिया आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में। अब आगे पढ़ो इसी में, एक लाइन छोड़ के। लाइक ए नेचुरल पर्सन, लाइक ए नेचुरल पर्सन, कॉमा, ए कंपनी कैन डू एवरीथिंग बट, फिर हाइफन कर देना। लाइक ए नेचुरल पर्सन, ए कंपनी कैन डू एवरीथिंग बट, पॉइंट नंबर ए, इट कैन नॉट मैरी और डाइवोर्स। हाँ भाई, कंपनी से शादी कर सकता है कोई? पहाड़ों पे जा रहे हो, इनविजिबल है, ऐसे ही खड़े हो शाहरुख खान की तरह अकेले, ठीक है ना। तो कंपनी शादी नहीं कर सकती, डाइवोर्स नहीं कर सकती। इट कैन नॉट टेक ऑथ। ऑथ क्या होता है बेटा? शपथ। कह सकती है मम्मी कसम? मम्मी कहां से आएगी इसकी? इसकी तो मम्मी पापा सब कौन है? लॉ है। इट कैन नॉट टेक ऑथ, शपथ नहीं ले सकती। इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल। कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता। अब कंपनी को पकड़ने अगर चले गए तो कंपनी बोलेगी ना, जरा छू के तो दिखा, जरा हाथ तो लगा, छूना ना, छूना ना, कंपनी को छूना ना। ये है आर्टिफिशियल पर्सन। छू सकते हो कंपनी को, जेल में डाल सकते हो। अरे केस करना अलग बात है, जेल डाल सकती हो। नहीं ना, जेल कौन जाएंगे? जो कल्प्रिट होंगे, जो दोषी होंगे, डायरेक्टर्स, मेंबर, जो भी हो, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज जो भी होंगे। मेंबर तो बेचारे कहाँ ही आ रहे कंपनी चलाने, जो चला रहे हैं वही तो करेंगे गड़बड़। इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल। कंपनी शादी नहीं कर सकती, डाइवोर्स नहीं कर सकती, कंपनी को शपथ नहीं ले सकती, कंपनी जेल नहीं जा सकती। इट कैन नॉट अपीयर इन कोर्ट in its own person. It cannot appear in court in its own person. खुद से कोर्ट में नहीं जा सकती। खुद से कैसे जाएगी? पैर ही नहीं है। तो सर अगर कंपनी पे केस डाल दिया, जैसे यशोदा कह रही थी, यशोदा बेटे अगर कंपनी पे केस डाल दिया तो कोर्ट में कौन जाएगा? कौन जाएगा? उसके ऑफिसर या एम्प्लॉय, डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव, कोई तो जाएगा, खुद तो नहीं ना जा सकती। जा सकती है खुद। तो इट कैन नॉट अपीयर इन द कोर्ट इन इट्स ओन पर्सन। खुद से कोर्ट में नहीं जा सकती। अगर कंपनी पे केस डाल दिया तो वो कोई अपना ऑफिसर भेजेगी ना, एडवोकेट के साथ अपना कोई ऑफिसर, कोई डायरेक्टर, कोई एम्प्लॉय, उसको भेजेगी। रिप्रेजेंटेटिव, बहुत बढ़िया वर्ड दिया आपने। कंपनी का प्रतिनिधि जाएगा कोर्ट में कंपनी को रिप्रेजेंट करने। हाँ, तो सर कंपनी का कुछ नहीं होगा। कंपनी ने गड़बड़ कर दी तो, फ्रॉड कर दिया तो कंपनी का कुछ नहीं होगा क्या? होगा। क्या होगा? नहीं नहीं, इतना हार्श मत हो भाई। कह रहा बंदी कर देंगे ऐसे नहीं कर रहा। हाँ, फाइन लगा सकते हैं। हाउ एवर, परंतु एक कंपनी में बी सब्जेक्टेड टू फाइन, ए कंपनी में भी सब्जेक्टेड टू फाइन फॉर वायलेशन ऑफ, वायलेशन होता है उल्लंघन, फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। कंपनी यदि किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का, किसी भी नियम का, किसी भी रूल का, किसी भी रेगुलेशन का
उल्लंघन करेगी तो कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है, चाहे वो कंपनीज एक्ट का उल्लंघन करे, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन करे, चाहे वो जीएसटी लॉ का उल्लंघन करे, चाहे वो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट का उल्लंघन करे, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का उल्लंघन करे, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का उल्लंघन करे, चाहे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का उल्लंघन करे, किसी भी लॉ का, चाहे इन्वायरमेंटल लॉज का उल्लंघन करे, तो कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है। फाइन तो लग ही सकता है, फाइन लगाने में क्या दिक्कत है ना जी? इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है ये पॉइंट पूरा? आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे चले? नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन, ये कर लिया बेटा, नोट कर लिया बेटा वरुण? वेरी गुड प्रश्न, मजा आ रहा ना? आराम से एक एक पॉइंट को पढ़ो डिटेल में। इज कंपनी ए फिक्टिशियस एंटिटी या पर्सन? बात एक ही है। इस कंपनी ए फिक्टिशियस पर्सन है, फिक्टिशियस एंटिटी? जवाब मुझे देंगे रौनक। रौनक, फिक्टिशियस होता है काल्पनिक। क्या कंपनी एक काल्पनिक एंटिटी है? बोलो बोलो, जो आता है बोलो। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं बचपन से ये डराया जाता है कि गलत नहीं बोलना। अरे गलत नहीं बोलना क्या मतलब? गलत बोलेंगे तो सही सीखेंगे। सही गलत की परवाह ही मत किया करो कभी। नहीं, फिक्टिशियस एंटिटी है या नहीं, काल्पनिक है या वास्तविक होती है? काल्पनिक तो नहीं है ना? वेरी गुड आंसर बेटे। अरे जब अगर कंपनी काल्पनिक है तो तुम्हारा स्कूल भी काल्पनिक था। जिस स्कूल में 14 साल 15 साल पढ़े वो काल्पनिक था। अगर कंपनी काल्पनिक है तो क्या आपने स्कूल देखा इतने साल? स्कूल में पढ़ने तो गए, क्या स्कूल को देखा आज तक? स्कूल की बिल्डिंग देखी, स्कूल के बोर्ड देखे, स्कूल के टीचर देखे, स्कूल की मैडम देखी, स्कूल का फर्नीचर देखा, स्कूल की बसेस देखी, प्लेग्राउंड देखा, लेबोरेटरी देखी, लेकिन स्कूल नहीं देखा। ऐसे ही मेरे बच्चे, आप कंपनी में काम करने जाओगे, आपको कंपनी से सैलरी मिलेगी, आप कंपनी के एम्प्लॉय कहलाओगे, आप कंपनी का फर्नीचर यूज करोगे, बिल्डिंग यूज करोगे, लैपटॉप यूज करोगे, कंपनी के लिए काम करोगे, पर जिंदगी भर कंपनी को देख नहीं सकते। लेकिन कंपनी है बिकॉज लॉ रिकॉग्नाइज इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। लॉ उसकी मान्यता को स्वीकृति देता है। जैसे आपके स्कूल्स के नीचे लिखा होता था रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ऐसे ही कंपनी को कह रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। और जिसको लॉ ने मान्यता दे दी उसको फिक्टिशियस बोलने की आप जरूरत कैसे कर सकते हो? तो नो, एक कंपनी इज नॉट एक कंपनी इज नॉट अ फिक्टिशियस एंटिटी। फिक्टिशियस वर्ड ना बच्चे भूल जाओगे तो लिख लेना काल्पनिक, इमेजिनरी, वो नहीं होती। एक कंपनी इज नॉट अ फिक्टिशियस एंटिटी because it really exists, because it really exists। लिख लो, डन है, इनफ। नो कंपनी इज नॉट अ फिक्टिशियस एंटिटी, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, रियल है। काल्पनिक नहीं है, रियल है, ध्यान रखना। नो कंपनी इज नॉट अ फिक्टिशियस एंटिटी बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट। ओके बेटा, डन है। चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे। सेकंड फीचर भी आपका डन हो गया। वापस चलते हैं हैने की डेफिनेशन पे। ए कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तीसरा फीचर लिखिए बेटा, क्रिएटेड बाय लॉ। बहुत छोटा सा फीचर है ये लिख लिया बेटा आपने? लिख लिया? लिख लो, कोई जल्दी नहीं है बेटा। हाँ बोलो। बिकॉज आप पूरा लिखना वाला, बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट, लिख ले बेटा। क्रिएटेड बाय लॉ। तो चलिए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट an association of persons, in order to convert an association of persons into a company, it is required
to be registered in order to convert an association of persons into a company, it is required to be registered with, बोलो, रजिस्टर्ड किसके पास करते हैं? ROC. It is required to be registered with registrar of companies. It is required to be registered with रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. एक बार लिख दे रहा हूं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. आगे हम क्या यूज करेंगे? ROC अंडर कंपनीज एक्ट. In order to convert an association of person into a company, it is required to be registered with ROC under Companies Act. Hence, it can be said that the company is a creation of law. Hence, it can be said that the company is a creation of law. एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है. आरओसी के पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013. हेंस इट कैन बी सेड दैट कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ. और कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है बोलो? मैंडेटरी, कंपलसरी. बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी. ध्यान रखना. चले आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे. नोट कर लो. और लिखने की थोड़ी स्पीड रखो बेटा, पेपर में बहुत स्पीड से लिखना पड़ेगा. फोर्थ बोलो क्या है? वेरी गुड. हेडिंग डाल लो. सेपरेट लीगल एंटिटी. ये लिख लिया बेटा? किसकी निगाह में सेपरेट लीगल एंटिटी है? इन द आइज ऑफ लॉ. तो वही लिखेंगे हम. इन द आइज ऑफ लॉ. इन द ए कंपनी इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी. लीगल तो हो गया ना जी. In the eyes of law, a company is a separate and distinct entity. इसे कहते हैं, सुनो, अलग कानूनी अस्तित्व. जैसे आपका अस्तित्व अलग है, मेरा अलग है. हम सब लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई. रौनक, रजनीश, यशोदा, शब्द, वरुण, हम सब लोगों ने मिलकर, वंश, हम सब लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई. हम मान लो 10 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, तो अब हम कितने हो गए? 10 से 11. जैसे हम 10 लोग अलग अलग थे, वैसे कंपनी भी अलग है. लॉ की नज़रों में अब 11 एंटिटी खड़ी है, 10 नहीं. हम भी तो एक अलग अस्तित्व है हमारा. ऐसी लॉ की नज़रों में कंपनी का अस्तित्व भी अलग है. अगर 2 जनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, तो वो कितने हो गए? 2 से 3. 2 जने वो और एक कंपनी अलग. कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व है. इन द आइज ऑफ लॉ, company is a separate and distinct entity from its members. Very good. A company is a separate and distinct entity from its members. Members of the company are not liable for the acts of the company. Members of the company are not liable for the acts of the company. Similarly, कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर के कामों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती. सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है. अच्छा, एक बात बताओ, एक बात तो बताओ. अरे बताओ तो सही, सुनो तो सही. अगर हम सब लोग मिलकर कंपनी चला रहे थे, यशोदा, तुमने बेटे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया. पर्सनल कैपेसिटी में 1 लाख का लोन लिया, तो क्या कंपनी लाइबल है चुकाने को? तुम कंपनी की मेंबर हो, तो क्या कंपनी लाइबल है? नहीं ना. तो कंपनी लाइबल थोड़ी है. ऐसी कंपनी ने किसी से 50 लाख का लोन लिया, तुम चुकाओगे? कंपनी खुद चुकाएगी. तो इन द आइज ऑफ लॉ, कंपनी इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी. सिमिलरली, ए कंपनी इज नॉट लाइबल
for the acts of its members. कंपनी के कामों के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं होते और मेंबर के पर्सनल कामों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, कंपनी अपनी ट्रांजैक्शंस की खुद जिम्मेदार है। ठीक है जी। पैराग्राफ चेंज, एक लाइन छोड़ के। व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, इट इज clothed with a legal personality. When a company is registered, it is clothed with a legal personality. Full stop. It comes to have same rights and powers. It comes to have same rights and powers as a human being. When a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to have same right and power as a human being. Therefore, the death, retirement, or insolvency of any member, कोई मेंबर की डेथ हो गई, कंपनी बंद हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। फर्म तो डिसॉल्व हो जाती थी। अगर पार्टनर होता, रिटायर होता, डेथ होती, इंसॉल्वेंट होता, फर्म डिसॉल्व हो जाती थी। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा। द डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। Therefore, the death, retirement of or insolvency of any member does not affect its existence. ठीक है जी। तो अब इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि और ज्यादा बोलने के लिए फिर मैं परपीचुअल सक्सेशन में जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो सेपरेट लीगल एंटिटी स्टार्ट हुआ है। अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? केस लॉस। ठीक है, पहले इतना क्लियर है? बोलो इतना क्लियर है? आशु क्लियर है? इतना यशोदा क्लियर है? ये जो लिखवाया है सभी को? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? क्लियर है? तो चलिए अब इसके अंदर लीडिंग केसेस पढ़ते हैं जबरदस्त, और केसेस साथ साथ मत लिख लेना बेटा, ध्यान से समझना। पहला केस है सेपरेट लीगल एंटिटी पे, हेडिंग डाल लो, सैलोमन वर्सेस ए सैलोमन, ए सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमन वर्सेस ए सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ये केस है 1896 का। कब का केस है? 1896 का। इतना लिख के शांत बैठ जाओ और प्रवचन सुनो आराम से। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी, ए सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सर अगर मैं ए ना लिख के आया तो गड़बड़ हो गया, तो ये देखो मैंने मिटा दिया है, तो सर गलत हो जाएगा? तब भी गलत नहीं होगा। ए से नाम था उसका आगे सैलोमन का। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब बस केस को समझो, ध्यान से बैठो। अब कोई साथ साथ ना लिखे, न बाद में भी ना लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना बस। एक पर्सन था सैलोमन, ए सैलोमन नाम था उसका, ए से नाम था। सैलोमन ने, इसका काम था, ये था सोल प्रोप्राइटर। क्या था बोलो? इसका काम था बूट मैन्युफैक्चरिंग का। काय का बोलो? जूते, बूट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस था। क्या था इसका बिजनेस? काय का? बूट मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग का। अब किसी का काम धंधा जब बढ़ता है ना आगे, तो वो कहता है मैं कंपनी बना के काम करूं। आपका भी तो मन यही करेगा। आप सोल प्रोप्राइटर में काम कर रहे थे, एकल स्वामित्व, लेकिन आपका मन किया नहीं जी मेरी तो कंपनी, मेरा तो काम धंधा आगे बढ़ रहा है। बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, सेलिंग का बिजनेस था, तो इसने क्या किया, जब काम बढ़ा तो एक कंपनी बनाई, नाम दिया सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सर ये कौन सी कंपनी बनाई? प्राइवेट कंपनी बनाई या पब्लिक कंपनी बनाई? देख के बताओ नाम से।
ये पब्लिक कंपनी बनाई। पब्लिक कंपनी में लिमिटेड लगता है और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी और अलग होती है भाई, ठीक है। तो इसने लिमिटेड कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी। तो सर ये तो इसमें तो 7 जने चाहिए थे ना, 7 जने। आओ, हाँ, लगभग ऑलमोस्ट 100% शेयर, ऑलमोस्ट 100% शेयर्स किसके पास थे? सैलमन के पास थे। एक शेयर किसको दिया इसने? अपनी वाइफ को। एक शेयर ईच, एक शेयर ईच किसको दिया? अपने 4 सन्स को। तो कितने हो गए? 4 बेटे थे, एक वाइफ, 5 और एक खुद 6 और एक डॉटर भी थी भाई। एक शेयर दिया किसको? डॉटर को। कितने हो गए बेटा? बोलो, 7 जने हो गए, 4 बेटे, एक बिटिया, 5, एक वाइफ और खुद। बन गई कंपनी। और इसने क्या किया? अपना बिजनेस क्या किया? अपना बिजनेस इसने सेल कर दिया। किसको? कंपनी को। सर कंपनी तो इसी की है। फिर वही बात, इसने अपना बिजनेस सेल कर दिया कंपनी को और बदले में क्या ले लिया? परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन में क्या लिए? एक तो शेयर्स लिए और 20,000 शेयर्स लिए और 10,000 डिबेंचर ले लिए। कितने? 20,000 शेयर्स और 10,000। और डिबेंचर जो थे वो क्या थे? सिक्योर्ड अगेंस्ट कंपनी प्रॉपर्टी। सिक्योर्ड अगेंस्ट, डिबेंचर जो थे वो सिक्योर थे अगेंस्ट कंपनीज प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर है तो बोलो आगे बढ़े। हाँ, अपनी कंपनी से ही ले। अरे कंपनी को अपना बिजनेस सारा बेच दिया तो बिजनेस किसका हो गया? कंपनी का। तो बदले में लेगा नहीं क्या? अगर आप कंपनी को अपनी बिल्डिंग बेचो तो बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता नहीं क्या? तो इसने तो अपना पूरा बिजनेस बेचा है, तो बदले में क्या ले लिए? शेयर भी ले लिए और डिबेंचर भी ले लिए। और डिबेंचर क्या थे? सिक्योर्ड थे कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अब काम धंधा चलने लगा, चलो जी काम धंधा करते हैं। अब काम धंधा चलने लगा। अब इकोनॉमी में क्या हुआ? रिसेशन आ गया, इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया, रिसेशन आ गया। कंपनी चली गई हैवी लॉसेस में। कहाँ चली गई भाई? जब इकोनॉमी में डाउन होगा तो कंपनी को लॉसेस हो गए और कंपनी चली गई लिक्विडेशन में, बंद होने। जब बंद होने गई तो एक थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कितने के थे? 5,000 रुपए के। रुपए कह लो, डॉलर कह लो, पाउंड कह लो, पाउंड का हो, इंग्लैंड के एग्जांपल हो तो 5,000 पाउंड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे। और डिबेंचर सैलमन ने लेने थे डिबेंचर के पैसे कितने? 10,000 के डिबेंचर थे ना? थे ना? और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे? 5,000 पाउंड, मतलब पाउंड मान लो, और ये 10,000 पाउंड के डिबेंचर थे। हाँ, कंपनी की टोटल एसेट पता कितने की थी? 1250 पाउंड। कंपनी की टोटल एसेट कितने की बची? 1250 की। और देने कितने हैं? 5,000 उनको देने हैं, 10,000 इसको देने हैं। अब बताओ, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कहा भैया हम तो बाहर वाले हैं, हम तो बाहर वाले हैं, हमारा पैसा पहले दो। सैलमन कहता तुम्हारा पैसा काय को पहले मिलेगा, मेरा पहले मिलेगा। तो बात चली गई कोर्ट में। तो कोर्ट में जाके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कहा साहब ये कंपनी का नाम देखिए आप। जज साहब ने नाम देखा, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये देखो साहब, ये जो आदमी खड़ा है सैलमन, ये कंपनी का मालिक यही है, शेयर होल्डर यही है, डायरेक्टर यही है, डिबेंचर होल्डर यही है, सब कुछ करता धरता यही है। हम तो बाहर वाले हैं साहब, बाहर वाले, हमारा पैसा पहले दिलवाओ। सैलमन ने कहा हाँ सैलमन आप बोलो, आपका क्या कहना है? साहब मैंने कंपनी बनाई थी, लॉस में चली गई, मैंने ये जो डिबेंचर लिए थे वो कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर थे, तो मेरा पैसा पहले दो। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर चिल्ला उठे, कहते अरे ऐसे कैसे भैया, ये तो दोनों एक ही है, कंपनी तो इसी की है, इसका पैसा क्यों मिलेगा पहले? पहले हमारा दो, हम बाहर वाले हैं। तो लॉ ने किसका फैसला सुना होगा? क्या कहा होगा लॉ ने? बताओ किसका पैसा पहले मिलेगा, बाहर वालों का या सैलमन का? अरे सैलमन भी बाहर वाला है जी, कंपनी अलग है, सैलमन अलग है। तो सैलमन ने सिक्योर्ड लोन लिया है, सिक्योर्ड, तो पहले कौन सा चुकता है?
सिक्योर्ड लोन दिया ना कंपनी को, सिक्योर्ड वाला चुकता है अनसिक्योर्ड वाला। तो पहले किसका पैसा वापस होगा? सैलमन का। तो आइए जरा देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। द कोर्ट हेल्ड दैट, हेल्ड होता है फैसला आता है ना, द कोर्ट हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड इज ए सेपरेट Salmon and Company Limited is a separate and distinct entity from Salmon. Salmon and Company Limited is a separate and distinct entity from Salmon. Since debentures held by Salmon were secured, since debenture held by Salmon were secured against company's property, जो डिबेंचर लिए थे सैलमन ने वर सिक्योर्ड अगेंस्ट कंपनीज प्रॉपर्टी, हेंस ही शैल बी रीपेड फर्स्ट in priority to unsecured creditors. He shall be repaid first in priority to unsecured creditor. किसका पैसा पहले चुकाया जाएगा? बोलो वंश, बोलो सैलमन का। हेंस, इसका मतलब कोर्ट ने क्या किया? द कोर्ट अपहेल्ड, कोर्ट ने किसको मान्यता दी? द कॉन्सेप्ट ऑफ, hence the court upheld the concept of separate legal entity. कोर्ट upheld the concept of, कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी को मान्यता दी। ये था केस। क्लियर है बेटे? आशु क्लियर है बेटे? रौनक, रौनक कहाँ गया? ये रहा, ये रौनक है, ये रोनित है ना? तो इज इट क्लियर? ओके बेटे? शब्द हाँ बेटे? वरुण, रजनीश, सभी को क्लियर है? वंश ओके है? वेल डन। तो ये था केस सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का। नोट करना चाहते हैं? क्या करना है? करना है? कर लो। ये जो केस लो होते हैं ना, इन्हीं को केस स्टडी बना के एग्जाम में पूछ लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम के लिए। ये केस लो केस स्टडी बन के एग्जाम में आ जाते हैं और फिर आपको आंसर करने पड़ते हैं, तो वहां ये चीज समझ में आती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद एक मनोहर कहानी और सुनाऊंगा, एक और लीडिंग केस इसके बाद आएगा। पहले सलमान वाला नोट कर लीजिए। नोट कर लो बेटे, खाली मत बैठो, नोट कर लो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर से 10 टाइम्स केस स्टडी आया हुआ है अलग अलग लेवल पे, सेपरेट लीगल एंटिटी पे। फाउंडेशन में भी आता है, इंटर में भी आता है, दोनों लेवल पे पूछता है इसमें, ध्यान रखना। इस पे भी, परपेचुअल सक्सेशन पे भी। तो डोंट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, सेपरेट लीगल एंटिटी। नीचे कर दे बेटा। कर लिया बेटा, ये नोट कर लिया ऊपर वाला चार्ट यशोदा? बेटे ये ऊपर वाला चार्ट नोट कर लिया? नीचे कर दूं? ये लीजिए। ठीक है, कोई वर्ड ना क्लियर हो पढ़ने में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। करें, अब नीचे करते हैं। वरुण, ये नोट कर लो अब सारा। कुछ लीडिंग केसेस आएंगे जिनको तो याद रखना ही रखना है। बहुत ज़्यादा केसेस मैं कराऊंगा नहीं, पर जो केसेस कराऊंगा वो पक्के याद रखने हैं, वो आपको काम आने हैं, ठीक है ना। चले आगे, करने दो, कोई बात नहीं, जो नोट कर रहे कर ले। कर लिया रौनक? कर लिया बेटा, वेरी गुड। कर लो वरुण, कर लो, यशोदा कर लो, कोई बात नहीं। आशु कर लिया बेटा? चले आगे, हो गया? कर लो, करना है तो हो गया पक्का। चलिए, अगला केस आपके सामने आ रहा है, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी पे ही है।
बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नाम लिख लीजिए पहले, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड 1960 का केस है ये। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, हेडिंग डाल दो और छोड़ दो, उसके बाद फिर समझना मेरे साथ। एक बार की बात है, मनोहर कहानियां, दादी वाली कहानियां। एक बार की बात है, एक पर्सन थे मिस्टर ली, जैसे ब्रेट ली, ब्रूस ली पढ़ते हो ना, ये ली सरनेम होता है। एक पर्सन थे मिस्टर ली, वो क्वालिफाइड पायलट थे, क्वालिफाइड पायलट। उन्होंने एक कंपनी बनाई, नाम था ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। एक कंपनी बनाई, कंपनी किस लिए बनाई? एरियल टॉप ड्रेसिंग, विमान के जो पार्ट्स है ना वो बनाने के लिए, विमान बनाते थे बकायदा, यही हवाई जहाज। तो मिस्टर ली एक क्वालिफाइड पायलट थे, उन्होंने एक कंपनी बनाई ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब उस कंपनी के ऑलमोस्ट 100% शेयर किसके पास? ली के पास। कंपनी का डायरेक्टर भी कौन? ली। और पायलट भी कौन? ली। सब ली ने अपने आप को ये पॉइंट करेगा, भैया अगर मैं कोई कंपनी बनाऊंगा तो उस कंपनी का शेयर होल्डर तो मेजर मैं ही होऊंगा। अगर मैंने अपनी कंपनी बनाई SGN एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो उसकी शेयर होल्डिंग मेरे पास होगी, उसका डायरेक्टर भी मैं आऊंगा, शेयर होल्डर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं, और फैकल्टी भी खुद को तो अपॉइंट करूंगा ही। तो इसने ऐसे ही किया, जो इसने एरियल टॉप ड्रेसिंग की कंपनी बनाई, उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर किसके पास थे? ली के पास। ऑलमोस्ट 100% शेयर किसके पास थे? ली के पास। डायरेक्टर भी कौन था? ली। और क्वालिफाइड पायलट भी कौन था कंपनी का? ली। वंस अपॉन ए टाइम होता है ना, एक बार की बात है, ली वाज किल्ड while piloting the aircraft of the company। जब कंपनी का विमान चला रहा था, विमान क्रैश हो गया, ली की डेथ हो गई। सर ये तो बड़ा अचंभा है, जब ली की डेथ हो गई तो ये केस किसने डाल दिया फिर? मिसेस ली ने। अब हस्बैंड अगर ली है तो वाइफ शर्मा अग्रवाल गुप्ता थोड़ी होगी, वो भी ली ही होगी, है ना भाई, सरनेम। तो मिसेस ली ने केस डाला किस पे? कंपनी पे, कि मेरे हस्बैंड की जो डेथ हुई है, हस्बैंड डाइड ऑन ड्यूटी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है ऑन ड्यूटी, जब वो कंपनी की ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में कंपनसेशन मिलना चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में इंटाइटल टू कंपनसेशन, मैं उसकी वाइफ हूं, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। मेरा पति जब विमान चला रहा था कंपनी का तो वो मारा गया, अब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत दुर्घटना हुई है तो मुझे कंपनसेशन दो। अब कंपनी वाले कोर्ट में चले गए, कहते हैं अरे जज साहब ये पगला गई है औरत, अपने पति के गम में ये तो पगला गई है। आप बताओ जज साहब, आप बताओ ये कंपनी किसकी थी? ली की थी। इसका शेयर होल्डर कौन था? मेजर ली था। डायरेक्टर कौन था? ली था। सब करता धरता ली था, तो इसको काय का कंपनसेशन? अरे मालिक ही वही था। कोर्ट ने कहा ना बेटे ना, ली जब पायलटिंग कर रहा था वाज द एम्प्लॉय। कंपनी वालों ने कहा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर खुद थोड़ी हो जाएगा, एम्प्लॉयर ही वही है। तो लॉ ने कहा नहीं, गलत बात है। कोर्ट ने कहा द ली, मिस्टर ली वाइल पायलटिंग was employee and the company was the employer. Since Lee was died while on the duty of the company, hence his wife is entitled to claim compensation from the company because company is a separate and distinct entity from Mr. Lee. So the court held that Lee and company
लिमिटेड इज ए ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ली एयर, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं ना इसको, रुकिए, साफ साफ लिखेंगे ना, पढ़ना भी तो है बाद में. द कोर्ट हेल्ड दैट ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड is a separate and distinct entity from Mr. Lee. Lee, while piloting the aircraft of the company, was employee and company was the employer. Company was the employer. Since Mr. Lee died on duty of the company, hence his wife is entitled to claim compensation from the company. ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द कोर्ट अपहेल्ड, द कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो बेटा, separate legal entity. Hence court upheld the concept of. I hope you got this point everyone. अरे भाई एक बात बताओ, मुकेश अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चलाते हैं तो क्या वहां से वो सैलरी लेते हैं या नहीं लेते, रेम्यूनरेशन लेते हैं या नहीं लेते, 100% लेते हैं, काम कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है. कोई भी अगर मान लो कंपनी चला रहा है तो क्या वो अपना घर नहीं चलाएगा, वो सैलरी तो लेगा. जब कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो सैलरी ले रहे हो, तो कंपनी एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉय हो, तो सर आप तो शेयर होल्डर भी हो. अच्छा ऐसे देखो, मैं तो अपने बच्चों का पिताजी भी हूं, तो यहां का पिताजी बन के बैठा हूं. मैं तो अपने भाई का भाई भी हूं, अपनी बहन का भाई भी हूं, अपने पेरेंट्स का बच्चा भी हूं, तो क्या यहां पे वो रोल है मेरा. एक इंसान के कई रोल हो सकते हैं, पर एक रोल एक टाइम पे. इस समय मैं टीचर हूं, जब नीचे बैठ के मैनेजमेंट कर रहा हूंगा तो मैं डायरेक्टर होऊंगा अपनी कंपनी का, पर जब मैं पढ़ा रहा हूं मैं टीचर हूं, और कंपनी मेरी क्या एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉई हूं. ये बात समझिए. ए पर्सन में एज्यूम मैनी रोल्स. ही मे बी साइमल्टेनियसली शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ही मे बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही मे बी प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ही मे बी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. बट वेन एवर यू आर टॉकिंग इन विच कैपेसिटी, दैट मैटर्स. इस समय आप स्टूडेंट हो मेरे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो, अपनी बहन के भाई नहीं हो, अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार नहीं हो, अपने दोस्तों के दोस्त नहीं हो. पर दोस्त की कैपेसिटी में पढ़ने आए हो क्या, या पुत्र की कैपेसिटी में पढ़ने आए हो, भाई की कैपेसिटी में पढ़ने आए हो. नो, एज अ स्टूडेंट. एक पर्सन के कई सारे रोल हो सकते हैं, बट एक टाइम पे एक रोल. जब वो एयरक्राफ्ट चला रहा है तो क्या वो डायरेक्टर बन के चला रहा है, डायरेक्टर एयरक्राफ्ट चलाता है क्या, शेयर होल्डर एयरक्राफ्ट चलाता है क्या, कौन चलाता है, एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉयर कौन है, कंपनी. कोर्ट ने ली एयर फार्मिंग लिमिटेड को मिस्टर ली से अलग एंटिटी माना. द कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. आई होप यू एंजॉय द पॉइंट एवरीवन. काइंडली नोट इट डाउन एवरीवन, नोट कीजिए, नोट कीजिए, शाबाश. केस का नाम लिख लिया था सबने, नोट कीजिए और स्पीड से नोट कीजिए फटाफट. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना भैया, पेपर में केस स्टडी आती है यहां से, सेपरेट लीगल एंटिटी से.
रजनीश नोट नहीं कर रहे भाई, क्या बात है? ठीक से बैठ। हाँ बेटा करो। इतना नोट कर लिया ना सबने ऊपर वाली लाइन में? किसी की स्पीड बहुत बढ़िया है, लिखने की अच्छी स्पीड है, किसी की स्लो है। तो जिनकी स्लो है मैं उनसे आग्रह करूंगा अपनी स्पीड को बढ़ाइए, वरना आपका एग्जाम छूट जाएगा। सीए में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है भाई, स्पीड बिल्कुल एकदम तेज होनी चाहिए। और राइटिंग पे तो जो काम करना था कर लिया बचपन में, अब नहीं होने का कुछ। वहाँ फटाफट फटाफट लिखना होता है। बस डॉक्टर से अच्छी राइटिंग होनी चाहिए आपकी। ये आपको पढ़ने में समझ में आ जाए मैं लिख के क्या आया था। पेपर नहीं छूटना चाहिए एक भी नंबर का, ये ध्यान रखिएगा। ये कर लिया नोट, ये वाला ऊपर वाला? ये थोड़ा सा रह गया तो देख लो। उसकी वाइफ ने कहा जी मुझे तो कंपनसेशन चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन में मेरा पति ड्यूटी पे मारा गया है। कंपनी वाले कहते हैं क्या बात है भैया, ये क्या बात है, किस बात का कंपनसेशन? मालिक ही वही था, कंपनी का ओनर ही वही था, कंपनी का मालिक ही वही था, कंपनी का शेयर होल्डर वही था, डायरेक्टर वही था, सब कुछ करता धरता वही था, तो काहे का कंपनसेशन? कोर्ट ने कहा ना 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 ना, कंपनी अलग है, ली अलग है। ली शेयर होल्डर के रूप में थोड़ी ना पायलट बना था, एयरक्राफ्ट चला रहा था। जब वो एयरक्राफ्ट चला रहा था तो वो एम्प्लॉय था और कंपनी एम्प्लॉयर थी। तो कंपनी उसे कंपनसेशन देगी, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी। ये लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी बेटे। फ्रॉडलेंट वाले में भैया लिफ्टिंग हो जाएगा, लिफ्टिंग। उसकी चर्चा भी ना करो, समय आने पे वो भी किया जाएगा। फ्रॉड के केस में उन लोगों को लाइबल किया जाता है जो फ्रॉड के लिए कंपनी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल लग जाता है, कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाता है वहाँ जाके। वो इसका एक्सेप्शन है। फ्रॉडलेंटली होता तो पर्सनली लाइबल कर सकते थे। कर लिया बेटे नोट? गुड। रौनक कहाँ तक हो गया बेटा? Hence the court upheld the concept of separate legal entity. The court upheld the concept of separate legal entity. कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को मान्यता दी। हाँ जी। कितनी फीचर हो गई? पांचवी कौन सी है? परपेचुअल सक्सेशन। राइट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, परपेचुअल सक्सेशन। बड़ा आसान है। द लाइफ ऑफ द कंपनी is not affected, the life of the company is not affected by the life of its members. The life of the company is not affected by the life of its members. Members may come or go
or may die, but the existence of the company will not get affected even if all the members of a company die, still the company will continue in existence. वो कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कम टू एन एंड व्हेन इट इज वाइंड अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. बंद करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाती. ठीक है ना. अब इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है. हेंस द सेइंग, कहावत, द किंग इज डेड, comma, long live the king, long live the king, is rightly applied in relation to company. Example, even after the death of श्री धीरू भाई अंबानी, even after the death of Shri Dhirubhai Ambani, the Reliance Industries Limited is still in existence. It is the live example of perpetual succession. तो आइए अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं. इतना ही है इस टॉपिक में, इस पॉइंट नंबर 5 में. Even after the death of Dhirubhai Ambani, the Reliance Industries Limited is still in existence. धीरूभाई अंबानी लिख के आना, जल्दी में मुकेश अंबानी मत लिखाना. एक निकम्मा लिखाया था. ठीक है, कर लो, नोट कर लो, फिर इसे समझा के अगले पॉइंट पे चलता हूं. बिल्कुल नॉर्मल स्पीड चल रही है, ना फास्ट चल रही है, ना स्लो चल रही है, बिल्कुल एफिशिएंसी से चल रही है. ठीक है. परपीचुअल सक्सेशन, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर. कंपनी की लाइफ उसके मेंबर की लाइफ से प्रभावित नहीं होती. मेंबर में कम, मेंबर में गो, मेंबर में डाई, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल नॉट गेट अफेक्टेड. इवन इफ ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी डाई, स्टिल द कंपनी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस. बोलना पड़ेगा साथ साथ. मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं. मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं, पर कंपनी थी, कंपनी है, कंपनी रहेगी. हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, रह जाएंगी निशानियां, और निशानी के तौर पे क्या रह जाएगी? कंपनी. तभी तो कहावत कही गई, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग. राजा तो मर जाता है, पर राजा को लंबे समय तक जिंदा रखती है उसकी सल्तनत. जैसे कंपनी, जो अंपायर उसने खड़ा किया था. धीरूभाई अंबानी इस दुनिया में नहीं है आज की डेट में, लेकिन आज भी उनका नाम लिया जाता है बिकॉज ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ रिलायंस. आज श्री ओपी जिंदल नहीं है दुनिया में, लेकिन उनके नाम को अभी भी याद करते हैं क्योंकि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड अभी भी काम कर रही है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नवीन जिंदल, श्री नवीन जिंदल. ठीक है ना. तो ये चलती रहती है चीजें, है ना. तो एक जीवन का असूल है कि जो पैदा करता है वही खत्म करता है, वही अंत करता है. तो हम इस दुनिया में किसकी मर्जी से आए? ईश्वर की. एक निकम्मा कहता अपने पेरेंट्स की. दिमाग दौड़ता रहता है बच्चों का, क्या करें. मैंने कहा बेटा पेरेंट्स का भी रोल है,
पर शरीर में जो आत्मा का संचार करते हैं वो ईश्वर करते हैं। तो इस दुनिया में हम आए किसकी मर्जी से आए? ईश्वर की। और इस दुनिया से जाएंगे भी ईश्वर की मर्जी से। तो कंपनी किसकी मर्जी से दुनिया में आई है? लॉ की। तो कंपनी का अंत भी कौन करेगा? लॉ। यानी कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट लॉ से हुई थी तो कंपनी को वाइंड अप भी कौन करेगा? लॉ। और जब तक लॉ वाइंड अप ना कर दे कंपनी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। एक बच्चा आ गया, कहता मदान सर कंपनी चलाएगा कौन? मैंने कहा बेटे अगर बस का ड्राइवर मर जाए तो बस तो रहती है ना, जब नया ड्राइवर आ जाएगा तो चल पड़ेगी। मैंने ये तो कहीं नहीं लिखवाया कि कंपनी चलती रहेगी। मैंने कहा कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। जब चलाने वाले ही चल दिए तो कंपनी क्या चलेगी? लेकिन एग्जिस्टेंस में रहेगी। क्या होगा? जो मर गया उसके घर वाले टेक ओवर कर जाएंगे, वो चलाएंगे। और अगर उनमें सामर्थ्य नहीं होगा तो उसको सेल कर देंगे कंपनी को। जिसको सेल कर देंगे वो चला लेगा। कुछ भी नहीं होगा तो बंद कर देंगे और कोई बचा ही नहीं पीछे तो पड़ी रहेगी। कंपनी का हर्ष क्या होगा? हर्ष क्या होगा? अंत क्या होगा? अगर मान लो 3 मेंबर थे, तीनों की डेथ हो गई। अब या तो उनके घर वाले ज्वाइन कर ले शेयर होल्डर के रूप में और चला ले, पहला ऑप्शन, या उनके घर वाले वो कंपनी किसी को बेच दे, बदले में सेल कंसीडरेशन ले ले, तो जिसको बेची है वो चलाएगा। तीसरा, घर वाले जाके वाइंड अप कराए, करवाने तो जाना पड़ेगा ना लॉ में कि भैया ऐसे कंपनी को बंद कर दो। चौथा ऑप्शन, पड़ी रहेगी भाई, कोई था ही नहीं पीछे तो क्या करते, पड़ी रहेगी ऐसे ही, रिकॉर्ड में पड़ी रहेगी आरओसी के, चलने वाले तो चले गए, कोई है ही नहीं पीछे। यही सब होता है कंपनियों में, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर में कम, मेंबर में गो, मेंबर में डाई, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल नॉट गेट अफेक्टेड। इवन इफ ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी डाई, स्टिल द कंपनी विल कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं, पर कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी। हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, रह जाएंगी निशानियां। और निशानी के साथ आगे बढ़ते हुए छठा पॉइंट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, बोलिए, कॉमन सील। और केस स्टडी बेटा परपेचुअल सक्सेशन से भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कॉमन सील जहां जहां से केस स्टडी आता है मैं बताता चलूंगा, ठीक है ना। कॉमन सील सिंस, अच्छा एक बात बताओ, क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है? तो क्या कंपनी के हाथ हैं साइन करने के लिए? नहीं है ना, तो साइन की जगह क्या लगेगा? ठप्पा, मोहर, कॉमन सील। तो आइए, सिंस company is an artificial person, comma, it has no hands to sign. Since company is an artificial person, it has no hands to sign. Common seal acts as, कैसे काम करती है? कॉमन सील एक्ट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील एक्ट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, इतने से काम थोड़ी चलेगा, अब समझेंगे चीजों। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो हैंड टू साइन। तो कंपनी की मोहर लगती है, कॉमन सील लगती है, ठप्पा ऑफ द कंपनी, है ना। कॉमन सील एक्ट एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। लेकिन लॉ यहां पे थोड़ा चेंज हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एक लाइन छोड़ के, अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, अंडर कंपनीज ब्रैकेट में लिखो अमेंडमेंट, अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, अंडर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कॉमा, द अफिक्सिंग ऑफ common seal on the documents of the company, the affixing of common seal on the documents of the company is now made optional. अंडरलाइन कर लेना, ऑप्शनल। द अफिक्सिंग ऑफ कॉमन सील ऑन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी इज नाउ मेड ऑप्शनल। अब कॉमन सील लगाना मैंडेटरी नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी नहीं है। अगर अपना रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो तो लगानी
पड़ेगी। नहीं अडॉप्ट कर रहे ना करो। तो सर फिर डॉक्यूमेंट में कैसे चलेगा? या तो कंपनी सेक्रेटरी है, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी साइन कर दे, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर दें। पर सर ये बातें ना हमें याद नहीं रहती, तो तीसरा पैराग्राफ लिखो, कंपनीज कैन नाउ ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट होता है साइन करना, कंपनीज कैन नाउ ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के डॉक्यूमेंट कौन साइन करेगा? विद द सिग्नेचर ऑफ, विद द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स, या तो 2 डायरेक्टर साइन कर दें, और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी, 1 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी इंस्टेड ऑफ सील, इंस्टेड ऑफ सील नहीं लगेगी। अब सील अपनाई है तो लगाओ, नहीं अपनाई तो मत अपनाओ। अब दो डायरेक्टर साइन कर दे, काम चल जाएगा। एक सेक्रेटरी एक डायरेक्टर साइन कर दे, काम चल जाएगा। और ओपीसी में तो एक ही डायरेक्टर साइन करेगा तो काम चल जाता है। वो तो है ही एक, है ना जी। मजा आया नहीं आया इस पॉइंट को पढ़ के? पहले मैंने बताया कॉमन सील चाहिए, पहले मैंने बताया कंपनी के हाथ नहीं है तो कॉमन सील एक्ट एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। फिर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 कहता है कि अब डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगाना मैंडेटरी नहीं है, अब क्या है बोलो, ऑप्शनल। अब तो 2 डायरेक्टर साइन कर दे, काम चल जाएगा। और अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ तो एक सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन कर दे, काम डन इट। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, सेपरेट मैनेजमेंट। सेपरेट मैनेजमेंट। चलो पहले बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बिल्कुल फाउंडेशन लेवल के, फिर इंटर लेवल की बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? बोलो, शेयर होल्डर्स। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? और अच्छी भाषा में बोलना तो मेंबर्स बोलो, क्योंकि शेयर होल्डर और मेंबर में भी अंतर होता है, ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक नहीं 5-5, 6-6 अंतर पढ़ाऊंगा। यही तो बारीकी है इंटरमीडिएट की। तो कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। और कंपनी चलाते कौन है? कौन चलाता है कंपनी? वेरी गुड आंसर आशु, बोर्ड ऑफ। एक बात बताओ, रिलायंस के अंदर एक टाइम पे मैंने गिने थे, अब तो और ज्यादा होंगे, 35 लाख शेयर होल्डर थे। कितने? 35 लाख। और अगर 35 लाख शेयर होल्डर कंपनी चलाने लगे तो कंपनी चलेगी नहीं, चल जाएगी, ध्यान रखना। तो होता क्या है, और कंपनी खुद से तो चल नहीं सकती, दिमाग ही नहीं है। सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, comma, it has no mind to think and take decisions। ये बात तो मालूम है सबको, याद है या नहीं है ये बात? बोलो। सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो माइंड टू थिंक एंड टेक डिसीजन, ऑल्सो इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल that all the shareholders, also it is not practicable that all the shareholders of the company run the affairs of the company। ये भी प्रैक्टिकेबल नहीं है कि सारे शेयर होल्डर मिलकर कंपनी चलाने लग जाए। Therefore the management of the company is entrusted। बेटा स्पेलिंग देखो, इंटरेस्टेड होता है सौंपना,
द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन द हैंड्स ऑफ डैश, the management of the company is interested by shareholders in the hands of BOD, board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है बेटा टीम ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होता है बोलो बेटा? टीम ऑफ डायरेक्टर्स। ये हो गया सेपरेट मैनेजमेंट। सिंस कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट हैज नो माइंड टू थिंक एंड टेक डिसीजन। ये भी प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे शेयर होल्डर मिलकर कंपनी चलाएं, तो शेयर होल्डर कंपनी का संचालन किसके हाथों में दे देते हैं? इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ओनरशिप अलग हाथों में है और मैनेजमेंट अलग हाथों में है। ओनरशिप किनके हाथों में है बोलो? शेयर होल्डर्स। ओनरशिप किसके हाथों में है बोलो? शेयर होल्डर्स। और कंपनी को मैनेज कौन करता है, चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, बोर्ड ऑफ अब आता हूं लिमिटेशन में, मजा आएगा। हम सब लोग शेयर होल्डर थे, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में कंपनी का संचालन दिया, दिया या नहीं दिया? ट्रस्ट करके दिया, बोलो हाँ या ना? अपना समझ के दिया, पराया समझ के दिया? अपना समझ के दिया। हम लोगों ने कंपनी का संचालन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया, अपना समझ के दिया, पराया समझ के दिया? अपना समझ के दिया, ये अपने लोग हैं, करेंगे अच्छे से। लेकिन उन्होंने तो धोखा कर दिया, डायरेक्टर्स ने तो फ्रॉड कर दिया। तो फिर शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में का दम था, मेरी किस्ती भी डूबी, वहां जा पानी कम था। तो फिर हम सीए के रूप में ऑडिटर बन के जाते और कहते हैं बेटा तू वहां गया ही क्यों जो जहां पानी कम था। ऑडिट करा लेता तो हम दूध का दूध और पानी का पानी तभी कर देते। इसलिए ऑडिटर की भी जरूरत होती है कंपनी में। आगे बढ़ते हैं, सेपरेट मैनेजमेंट। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, पॉइंट नंबर 8। क्या बोलो? सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी। अच्छा, मेरे कुछ बेसिक प्रश्नों के उत्तर देना, उसके बाद लिख लेंगे, खत्म हो जाएगा ये पॉइंट। और इस पे भी एक बढ़िया वाला केस लॉ पढ़ाऊंगा आपको। बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन मजेदार है। क्या कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है? यस और नो? सब लोग जवाब दीजिए। यस, बिल्कुल खरीद सकती है। क्या कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री हो सकती है बिल्डिंग की? 100% यस। क्या कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है? यस। क्या कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है? यस। और कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी है? किसकी है? कंपनी की, ना कि उसके मेंबर की। तो आइए, पहला बुलेट, एक कंपनी कैन एक्वायर, ओन, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ में सेल भी आ जाता है, लीज भी आ जाता है, गिफ्ट भी आ जाता है, बहुत तरह के डिस्पोजल होते हैं। एक कंपनी कैन एक्वायर, एक्वायर होता है मतलब खरीद लिया। प्राप्त करने के भी कई तरीके हैं। एक्वायर में केवल खरीदना नहीं, लीज पे भी लेना आ जाता है। और डिस्पोज ऑफ में केवल सेल नहीं, लीज पे देना भी आ जाता है, गिफ्ट भी देना आ जाता है, और भी कई चीजें आ जाती है। ये वर्ड बड़े वर्ड है, एक्वायर और डिस्पोज ऑफ बड़े वर्ड है। इनमें बाय और सेल भी इंक्लूड है, बाकी चीजें भी इंक्लूड है। एक कंपनी कैन एक्वायर, ओन, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कैसे? इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से। अंडरलाइन करना है, इन इट्स ओन नेम। एक कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है। अगला बुलेट, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी। वेरी गुड। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी, नॉट टू इट्स मेंबर्स। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी से बिलोंग करती है, ना कि उसके मेंबर से। मेंबर्स आर द पार्ट ओनर। लिख क्यों नहीं रहा भाई?
मेंबर्स आर द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। मेंबर्स आर द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। एग्जाम में भी आधा लिख के बैठ जाओगे क्या? मेंबर्स आर द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द पार्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। मेंबर्स आर द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट द पार्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अब इससे पहले कि मैं केस लॉ पे जाऊं, लेकिन ये केस लॉ बड़ा लीडिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हल्के वाला नहीं है। हल्के वाले तो दूंगा ही नहीं, सीधा डिसीजन दे दूंगा। सुनो, क्योंकि ऐसे तो कहा जाए तो हजारों केस लॉ है, सारे नहीं याद कर सकते, हमें गिने चुने 10, 15, 20 याद कर लेने, उतना तो करना ही पड़ेगा जी। तो एक जो कंपनी है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है। और कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी से बिलोंग करती है, ना कि उसके मेंबर से। मेंबर कंपनी के तो पार्ट ओनर है, बट कंपनी की प्रॉपर्टी के पार्ट ओनर नहीं है, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी के अगर मालिक कोई है तो वो केवल और केवल कंपनी है। अब आगे चलिए, केस लॉ लिखते हैं। मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925 का केस है। 1925। पहले इस पर डिस्कशन कर लेता हूं, 4-5 लाइन में लिखेंगे, खत्म हो जाएगा, बड़ा केस नहीं है। एम जो था, सुनिएगा, वो कंपनी का शेयर होल्डर था। कौन सी कंपनी थी? टिम्बर कंपनी। कौन सी थी बोलो? एम जो था, लकड़ी, एम जो था वो टिम्बर कंपनी का शेयर होल्डर था। तो उसने क्या किया, कंपनी का बहुत सारा स्टॉक था टिम्बर का, तो उसने क्या किया, उसका इंश्योरेंस ले लिया, स्टॉक का ना, उसने अपने नाम से इंश्योरेंस करवा लिया, फायर इंश्योरेंस। हुआ क्या, एक बार वंस देयर व्हाट हैपन, ए फायर अकर्स एंड ऑल द टिम्बर डिस्ट्रॉयड। आग लगी, सारी लकड़ी जल गई। उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, कोर्ट में केस चला गया। अब बताइए, क्या उसे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। शब्द कहते हैं क्लेम मिलेगा, आप क्या कहते हो? जानबूझ वगैरह कुछ नहीं है, आग लग गई, नुकसान हो गया, मिलेगा, मिलेगा। आशु आप बताओ, रोनित आप बताओ। किसका? टिम्बर का? हाँ, चलो देखते हैं। रोनित कहते हैं नहीं मिलेगा, अपने नाम पे इंश्योरेंस लिए। अरे भैया, टिम्बर किसका था? प्रॉपर्टी किसकी थी? कंपनी की। इंश्योरेंस किसने लिया था अपने नाम से? एम ने, शेयर होल्डर ने। तो क्या मिल जाएगा कंपनसेशन? नहीं मिलेगा। ऐसे तो आपके घर का इंश्योरेंस मैं करवा लेता हूं, आग लग गई तो मुझे पैसा मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा आपकी प्रॉपर्टी में क्या नहीं है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या नहीं है? अगर कंपनी खुद कराती इंश्योरेंस तो मिल जाता, पर सर जो उसने प्रीमियम दिया वो वापस मिल जाएगा, उसको मिलना होगा तो, लेकिन क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये केस क्या था कोर्ट में? लिखो, एम गॉट इंश्योर्ड, छोटा सा 4-5 लाइन में कवर हो जाएगा। एम गॉट इंश्योर्ड कंपनीज टिम्बर in his own name from an insurance company. एम ने एक इंश्योरेंस कंपनी से टिम्बर, कंपनी के टिम्बर को इंश्योर करवाया था अपने नाम पे। वंस
A fire occurred and all timber destroyed. The court held that M cannot claim compensation from insurance company because he has no insurable interest in the timber of the company. यही इंश्योरेंस किसने करवाया होता तो कंपनसेशन मिल जाता? कंपनी ने। अरे भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे इंश्योरेंस करा लूं, मुझे मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम मालिक हो, तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो याद रखिएगा एम कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज ही हैज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, in the timber of the company, because it is a property of the company. How you can get insurance claim over the timber of the company? You have no insurable interest. आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है बाबू। इज इट क्लियर? ये था केस किस चीज का? मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? केस लॉ। क्या पढ़ाता हूं? वहां पे लॉ वर्ड हट जाएगा और क्या आ जाएगा? स्टडी। केस स्टडी। एग्जाम में केस लॉ क्या बन के आ जाते हैं और फिर आपको आंसर करना पड़ता है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 8। अब छोटे छोटे 2-3 पॉइंट करके एक बड़ा पॉइंट अगली क्लास में पिक करूंगा। 11 पॉइंट करा दूंगा 12 में से। अभी तो 8 हुए ना। हाँ, अभी हमारे पास बहुत टाइम बाकी है, 3:15 तक हमारी क्लास होती है। 9th पॉइंट, अरे 2 लाइन का है बाबू। हो जा बेटा नीचे, शाबाश। 9th पॉइंट तो बड़ा छोटा है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड। स्यू होता है बेटा केस डालना। इसमें तो 2 लाइन लिखो, पैक हो जाएगा। कैपेसिटी टू स्यू एंड बीइंग स्यूड, एक बड़े वाला पॉइंट रोक दूंगा बस आज, लिमिटेड लायबिलिटी वाला। उसमें खूब बड़े बड़े चार्ट पढ़ेंगे। तो पहला, एक कंपनी कैन स्यू, केस डाल सकती है अपॉन his member, a company can sue upon his member as well as non-member in his own case, in his own name, in his own name. A company can sue its member as well as non-member in its own name, in its own name, in its. Similarly, a member as well as non-member, similarly a member as well as non-member can sue upon the company. A member as well as non-member can sue upon the company. कंपनी अपने नाम से मेंबर और नॉन मेंबर के ऊपर केस डाल सकती है। इसी प्रकार से मेंबर या नॉन मेंबर भी कंपनी के ऊपर केस। खत्म। नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, बोलो इनके संग जय हिंद। हो गया 9th पॉइंट। 10th पॉइंट पे आ जाइए। छोटा है ना 10th पॉइंट। 10th पॉइंट क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये तो आप बोल दोगे मुझे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये तो लिखते लिखते याद हो जाए और याद किया हुआ रिवाइज करना है जी। ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ए, प्राइवेट कंपनी अदर देन ओपीसी, अदर देन ओपीसी, प्राइवेट कंपनी अदर देन ओपीसी। कितने मेंबर? जल्दी बोलो। 200। वेरी गुड आंसर, फैंटास्टिक। प्राइवेट कंपनी अदर देन ओपीसी 200 मेंबर, और पब्लिक कंपनी में वेरी गुड, अनलिमिटेड।
प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। ओके, डन है, चले आगे, पढ़े आगे, बढ़े आगे। आसान है। वरुण बेटे याद हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल याद हो रहा है। साथ साथ रोनित, रौनक, रजनीश, वंश, लिख लिया कर, पीटूंगा बहुत पकड़ के, ध्यान रखियो। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिखना जरूर है, ठीक है। पेपर नहीं है तो बगल वाले से पेपर लेके लिखो, फालतू की बात नहीं करने का। 11वां पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। 12वीं हेडिंग डाल के छोड़ दूंगा, 12वीं हेडिंग कराऊंगा नहीं, बहुत बड़ा है, आधा घंटा उसमें लगना है केवल। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर एबिलिटी, ट्रांसफर होने की क्षमता, ट्रांसफर एबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। बेटा कंपनी के शेयर कैसे ट्रांसफर होते हैं? एज पर एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पूरा लिखना आप, एज पर एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के शेयर ट्रांसफर होते हैं एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें 2 पार्ट कर लो, पहले लिखो पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, और दूसरा लिखो प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के शेयर होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। कैसे ट्रांसफर होते हैं? बोलो, फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावटें नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। और प्राइवेट कंपनी के ट्रांसफरेबल तो हैं, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल तो हैं, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, और ब्रैकेट में लिख लेना नॉट प्रोहिबिशन। फिर यहां लिख लेना रुकावटें हैं, रुकावटें हैं पर रोक नहीं, रुकावटें हैं पर रोक नहीं है। अब सुनना जरा ध्यान से, पब्लिक कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। कैसे? बोलो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। अभी रिलायंस के शेयर मैंने लिया, मैं तुम्हें बेच दूं, तुम उसको बेच दो, तुम उसको बेच दो, चलेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब ये रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, प्रोहिबिशन क्या होती है, समझते हैं। एक बार की बात है, वरुण के फ्रेंड्स ने इसको पार्टी में बुलाया। कहता भाई पार्टी में चलेगा? कहता हाँ चल लूंगा। कब जाना है? कहता 8 बजे चलेंगे, सुबह 4 बजे आ जाएंगे। 8 बजे चलेंगे, सुबह 4 बजे आ जाएंगे। तो इसने अपने पापा से पूछा, पापा मुझे पार्टी में जाना है, चला जाऊं? कहते चुपचाप बैठ के पढ़ ले, कान पे लगाऊंगा, नालायक, पढ़ाई करता नहीं, तुझे घूमने की लग रही है, चल बैठ के पढ़ाई कर। जब देखो घूमने की लगी रहती है, कहीं नहीं जाना। तो पापा ने सीधी सीधी क्या लगा दी? प्रोहिबिशन। क्या लगा दी? प्रोहिबिशन माने तो रोक लगा दी। अब इसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मम्मी के पास गया कि मम्मी देखो पापा जाने नहीं दे रहे, इतने दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, दिमाग मगडप हो गया, एकदम दिमाग खराब हुआ पड़ा है, थोड़ी देर तो जाने दो। मम्मी कहती कब जाना है? बोल। कहता 8 बजे जाऊंगा। कब आएगा? दोस्त कह रहे थे 3-4 बजे तक फ्री कर देंगे। मम्मी कहते नहीं, देख गलत बात मत कर, मैं तेरे पापा को मना लूंगी, लेकिन 11 बजे तक घर आ जाइयो बेटा, 11 मैक्सिमम 11:30, चला जा, लेकिन 11 11:30 तक घर आ जाइयो, नहीं तो फिर देख ले, फिर मैं आगे से कभी तेरे लिए नहीं बोलूंगी। कहता ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊंगा। तो मम्मी ने प्रोहिबिशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? रिस्ट्रिक्शन में। रुकावटें लगा दी पर रोक नहीं लगाई। ऐसे ही बेटा प्राइवेट कंपनी के कोई पूछे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, सीधा आंसर आना चाहिए यस। मना नहीं है शेयर ट्रांसफर करने पे, कुछ रुकावटें हैं। अब बच्चे ने पूछ ही लिया लगे हाथों की मैदान, सर क्या रुकावटें हैं? मैंने कहा एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी का नेचर होता है घरवाली की तरह। घरवाली बोले तो वाइफ। अब वाइफ जो है उसको आप कोई क्लोज रिलेटिव्स के यहां जाना हो तो भेज दोगे? नहीं भेज दोगे? भेज देंगे। फ्रेंड्स के यहां जाना हो भेज देंगे, पर किसी भी अनजान के यहां भेज दोगे क्या? नहीं ना। अरे प्राइवेट नेचर ही खत्म हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी है तो शेयर ट्रांसफर कर लो, लेकिन किसको करना? एग्जिस्टिंग मेंबर को, उनके रिलेटिव को।
अब बाजार में जाके पब्लिकली शेयर इशू कर दिए तो फिर तो उसका प्राइवेट नेचर ही खत्म हो जाएगा, नेचर ही खत्म हो जाएगा, वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो क्या आप चाहते हो आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाए? नहीं चाहते। इसीलिए प्राइवेट नेचर को मेंटेन करने के लिए क्या लगाए गए? रिस्ट्रिक्शन। रुकावटें हैं पर रोक नहीं है, ठीक है ना? रुकावटें हैं पर रोक नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन लगाने का भी अपना कारण है, ठीक है। आखिरी फीचर हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद मैं रूपरेखा बताऊंगा अगले सेशंस की क्या होने वाली है, ठीक है। लास्ट हेडिंग है लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलो? और ये लिमिटेड लायबिलिटी फीचर की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन आने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, बहुत बड़ा, मजा आ जाएगा पढ़ के। तो लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपको रूपरेखा बता देते हैं आगे की क्या चलने वाली है। अब ये कराने के बाद जब ये फीचर पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, जो आपके एग्जाम में आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। उसके बाद फिर हम चलेंगे, यही पहले चैप्टर की रूपरेखा बना रहा हूं, यह पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेशंस। डेफिनेशन ही तो था, और डेफिनेशन सारी नहीं पढ़ाऊंगा, जो डेफिनेशन जिस चैप्टर में पढ़नी है वही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, केएमपी क्या होता है, ऑफिसर क्या होता है, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट क्या होता है, रिलेटेड पार्टी क्या होती है, रिलेटिव कौन होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। 8-10 डेफिनेशन बस, क्योंकि ज्यादातर डेफिनेशन तो कंपनी में कवर हो जाएंगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी में कवर हो जाएंगी, बाकी ये डेफिनेशन हो जाएंगी, और जो बची डेफिनेशन होंगी वो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाके हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर खत्म नहीं। इसके बाद इस चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और केस स्टडीज, तब जाके इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, पहला चैप्टर आपका, ठीक है जी। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉय द पॉइंट एवरीवन। सभी ने सेशन एंजॉय किया, बेहतरीन तरीके से सेशन को हमने लिया। ये पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करके आना है, याद करके आना है अच्छे से। अगली क्लास में मिलेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी।